तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई वो अपनी लेजेंडरी कमान वापस ले लेता है, मगर उसके बदले में वो उस मास्टर से वादा करता है कि वो डोंगचू किंगडम की मदद करेगा। मगर उसे आइडिया नहीं था कि उसका सामना किन लोगों से होने वाला है। वो बस यही बात जानता था कि वहां पर एक ऐसा ट्रेजर अपीयर होने वाला है जो कि गॉड से रिलेटेड है, और उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए वहां पर रात के टाइम पर न जाने कितने लोग आने वाले हैं। जैसे ही वो रात आ पहुंचती है और पूरा चांद निकल आता है तो सबसे पहले वेस्टर्न रीजन के वो 3 डिसाइपल्स जो कि दोबारा से रीइंकार्नेट हुए थे वो फौरन से वहां पहुंच जाते हैं, और वो आते साथ ही सीधा ईस्टर्न चू किंगडम के उस मेन टेंपल की तरफ जा रहे होते हैं। और वहां मौजूद एक मास्टर ने 20 साल पहले मुझसे वादा किया था कि तुम लोग 30 साल पहले तक वापस नहीं आओगे, मगर तुम लोग इतना जल्दी क्यों आ रहे हो। वहां पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे वॉरियर सीधा उस टेंपल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और वो लोग वहां पे मौजूद ईस्टर्न चू किंगडम के मास्टर को कहते हैं कि हम लोग जहां जाना चाहें हम लोग जा सकते हैं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। उन लोगों की आवाज दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे रही होती है, और सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि होन टियान डाओ को किसी ने शाओलिन टेंपल पर सप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से शाओलिन टेंपल के जितने भी मॉन्क हैं वो सारे के सारे दोबारा से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ से योंग फाई वो कहता है कि मैंने क्योंकि उस होन टियान डाओ का वो हेल बर्ड स्पीयर छीन लिया है, तो इसीलिए उनके मास्टर्स यहाँ पर आए हैं। अगर ग्रेट डीमन किंग को मेरे बारे में पता चल गया कि मैंने हेल बर्ड स्पीयर अपने पास रखा है तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर मैंने ओल्ड मास्टर से वादा किया है कि मैं उन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहने के बाद योंग फाई डिसाइड कर लेता है कि वो चू किंगडम की मदद करेगा, और उसके लिए वो अपनी लेजेंडरी कमान लेकर फौरन से उसी टेंपल की तरफ आगे बढ़ता है। मगर वो देखता है कि वहां पर उसके अलावा भी बहुत सारे वॉरियर हैं जो कि उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ आज बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स आने वाले हैं। देखते ही देखते उस डायरेक्शन की तरफ इतने ज्यादा वॉरियर आ जाते हैं कि योंग फाई भी परेशान हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स आएंगे, और वो सारे के सारे चू किंगडम को तबाह करने के लिए काफी थे। हमें दिखाया जाता है कि कुछ वॉरियर्स तो ड्रैगन्स पर आते हैं और वो सीधा चू किंगडम के ऊपर आसमान में उड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ से हमें बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है जो कि चू किंगडम के ओल्ड एंसेस्टर की होती है। वो सब लोगों से कह रहा होता है कि अगर किसी को भी इस ट्रेजर को हासिल करना है तो उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा और चू वॉल डिफेंस को भी तोड़ना होगा। वहां पर चू किंगडम की आर्मी भी उन लोगों के इंतजार में खड़ी हुई होती है, और वो ओल्ड मास्टर उन सारे ही लोगों से कह रहा होता है कि तुम सब लोग मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हो, इसीलिए बेहतर है पीछे चले जाओ। ये कहने के साथ वो फौरन से एक ड्रैगन सील को बाहर निकालता है। वो ड्रैगन सील जैसे ही ओपन होती है तो उसके अंदर से एक ग्रीन अजूरा ड्रैगन बाहर निकल आता है, और वो उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को वहां से पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर उसी ड्रैगन के साथ वहां पर एक बहुत ही पावरफुल बैरियर भी एक्टिवेट कर देता है, और फिर अपने उन सोल्जर से कहता है कि तुम लोग इस लड़ाई में कोई भी मदद नहीं कर पाओगे, इसीलिए बेहतर है कि फ्रंट लाइन में चले जाओ और वहां पे जाकर लड़ाई लड़ो। यहाँ जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स आएंगे वो सारे ही हाई रैंकिंग्स के होंगे। ये सुनने के बाद सारे के सारे वॉरियर्स फौरन से बाहर की तरफ चले जाते हैं, और बाहर मौजूद वॉल के ऊपर जाकर अपने मोर्चे संभालते हैं, और उन लोगों की मदद करने के लिए और उन लोगों को कमांड करने के लिए वहां पर फर्स्ट प्रिंसेस भी आ जाती है। वो सब लोगों से कहती है कि सब लोग मेरे ऑर्डर का इंतजार करो, जैसे ही मैं कहूं वैसे ही हमला कर देना। वो लोग देखते हैं कि जैसे ही उन लोगों के दुश्मन वो करीब आते जा रहे हैं तो वो फौरन से वहां पे मौजूद जितने भी आर्चर्स होते हैं उन्हें हमला करने का हुक्म देती है। ये कहने के बाद वो सारे के सारे वॉरियर्स पर एक साथ ही एरोज रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पर तीरों की बारिश हो जाती है, और बहुत सारे कल्टीवेटर्स तो रास्ते में ही मार दिए जाते हैं। वो एरोज इतने ज्यादा होते हैं कि उन लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। सिर्फ कुछ ही कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि खुशकिस्मती से अपनी जान बचा पाते हैं, और सिर्फ हाई लेवल के कल्टीवेटर्स ही ऐसे होते हैं जो कि उन एरोज को डॉज कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों की स्पीड काफी अच्छी होती है। और हमें दिखाया जाता है वहां पर एक बंदा एक ईगल के ऊपर बैठकर उन एरोज को डॉज कर रहा होता है, और बहुत ही आसानी से चू किंगडम के पैलेस के पास पहुंच गया था। ये देखते ही वो सारे के सारे आर्चर्स फिर उसकी तरफ निशाना लगाते हैं और तीरों की बौछार कर देते हैं, मगर वो ईगल काफी फास्ट होता है और आसानी से उन सारे के सारे एरोज को डॉज करते हुए जा रहा होता है। ये देखकर उस एक ईगल के ऊपर मौजूद वॉरियर्स काफी खुश होता है। उसे लगा कि शायद उसे कोई भी नहीं मार सकता, मगर एक ही पल में एक
उस ईगल की बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिसकी वजह से वो ईगल बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और सीधा जमीन पर जा गिरता है। देखते ही वो वॉरियर भी काफी परेशान हो जाता है और अचानक से एक एरो उसकी बॉडी के भी आर पार निकल जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ अलग तरह के आर्चर्स मंगवाए गए होते हैं, जो कि नॉर्मल आर्चर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है। और वहां पर फिर हमें प्रिंसेस चुनियान को दिखाया जाता है, वो यही आर्चर लेकर यहाँ पर आई थी और उसके साथ उसका व्हाइट टाइगर भी उन लोगों की मदद करने के लिए आया था। और प्रिंसेस उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर अपने व्हाइट टाइगर के साथ जब तक मौजूद हूँ तब तक कोई भी 4th लेवल का वॉरियर यहाँ से एंटर नहीं कर सकता। और वो फर्स्ट प्रिंसेस भी कहती है कि मेरे क्लान में जो भी लोग हैं अगर वो जबरदस्ती यहाँ पर अंदर आने की कोशिश करेंगे, मैं उन लोगों को वार्निंग दे रही हूँ कि उन्हें बुरी तरह से मारा जाएगा। और मैं जानती हूँ कि तुम लोग कौन कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो। मैं एक मर्तबा ये प्रॉब्लम रिजोल्व कर लूँ, उसके बाद में तुम लोगों की असलियत के बारे में जानूंगी और उसके बाद तुम लोगों के सेक्ट्स पर जाकर हमला करूंगी। ये कहने के बाद अचानक वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से एक आवाज आती है कि लड़की तुम कुछ ज्यादा बकबक कर रही हो। इतना कहने के बाद ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी नीचे की तरफ आती है, तो वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उसका ऑरा ही इतना ज्यादा होता है कि वो दूर दूर तक सब लोगों को फील हो रहा था और सब लोग परेशान हो गए थे कि शायद यहाँ पर सेंट्स की एंट्री हो रही है। वहां मौजूद 3 लोग ऐसे होते हैं जो कि उस डिवाइन लाइट के साथ नीचे आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम मोर्टल्स, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आए हो। जिसके बाद जब उन्हें हमें दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये तीनों वही लोग थे जो कि वेस्टर्न रीजन से आए थे और उनके साथ एक मास्टर जॉन नाम का शख्स भी मौजूद था, जो कि हम लोगों ने रीइंकार्नेट होते हुए देखा था। और उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट्स भी होते हैं। उन्हें देखते ही सारे ही लोग पहचान जाते हैं कि ये तो वेस्टर्न रीजन के लोग हैं और ये यहाँ पर हजारों मील दूर इस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आए हैं। और प्रिंसेस चुनियान वो उन्हें देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि ये तो वही 3 लोग हैं जिन्होंने पहले हम पर हमला किया था। और दूसरी तरफ वेस्टर्न रीजन की वो रेड हेयर वाली लड़की कहती है कि ईस्टर्न चू किंगडम लगता है कि कल्टीवेशन में काफी पीछे रह गया है। ये बस कुछ मामूली से लोग हमसे मुकाबला करने के लिए आए हैं। इन्हें लगता है कि ये लोग हमसे डिवाइन आर्टिफैक्ट छीन पाएंगे। ये कहने के बाद मास्टर जॉन उन लोगों से कहता है कि चलो अब इन कीड़े मकोड़ों का सफाया करते हैं। ये लोग इस लायक नहीं है कि ये लोग ज्यादा देर तक उस आर्टिफैक्ट को देख सके। ये कहते हैं वो लड़की फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और उसके पास एक ऐसी डिवाइन बुक होती है कि जिसमें मौजूद जो भी चीज होती है वो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करते ही एक वेपन की तरह यूज करती है। और इस बार वो उस बुक से लाइटनिंग एनर्जी को समन करती है, तो वहां पर हर जगह लाइटनिंग एनर्जी गिरने लगती है, जिससे हर एक चीज तबाह बर्बाद हो जाती है। और योंगफाई दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि ये तीनों कल्टीवेटर्स काफी पावरफुल हैं और ये तीनों ही वुशी से ज्यादा ताकतवर है। और हो सकता है कि शायद इन तीनों से ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर्स भी आज अपीयर हों। मगर प्रिंसेस चुनियान वो अभी भी उन लोगों के सामने खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि तुम तीनों मास्टर्स अपनी कल्टीवेशन पर रिलाई करके हम लोगों को मारना चाहते हो, जबकि हम ईस्टर्न चू किंगडम के लोग इसे हमेशा याद रखेंगे और तुम लोग अगर वो डिवाइन आर्टिफैक्ट लेकर चले भी गए तो भी तुम्हारे जाने के बाद हम लोग फिर से अपना अलायंस बनाएंगे और तुम्हारे रीजन्स पर हमला करेंगे और हम लोग हर एक चीज का हिसाब तुम्हारे उन लोगों से लेंगे और तुम लोगों की इनहेरिटेंस को ही खत्म कर देंगे। मगर वो मास्टर जॉन कहता है कि तुम एक रॉयल लड़की हो और तुम सोच भी नहीं सकती कि हम कितने पावरफुल हैं, मगर मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। ये कहने के बाद दूसरी तरफ से वो रेड हेयर वाली लड़की फौरन अपनी डिवाइन बुक बाहर निकालती है और उसके अंदर से वो एक पेपर से एक एनर्जी अटैक चुनती है। तो वो एनर्जी अटैक एक बहुत बड़ा आग का गोला होता है जो कि रियलिटी में आता है और वो वहां पर सीधा उस प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वो प्रिंसेस भी घबरा जाती है, मगर अचानक से वहां पर योंगफाई की एंट्री होती है और वो जायंट ड्रैगन कैचर हैंड की इस टेक्निक को यूज करते हुए उस आग के गोले को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। योंगफाई को देखकर वो लड़की फौरन से उसकी तरफ नीचे चली आती है और कहती है कि तो तुम भी फाइनली यहाँ पर पहुंच गए। ये तीनों लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। इन लोगों ने पहले चेंशी को मुझसे छीनने की कोशिश की थी। ये बात उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है, मगर योंगफाई जानता है कि उन लोगों का लेवल क्या है और उसका अपना लेवल क्या है, इसीलिए वो यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट नहीं होता। और दूसरी तरफ से मास्टर जॉन कहता है कि अच्छा
तो वो आर्टिफैक्ट सिर्फ 4th लेवल के वॉरियर्स डिफेंड करने आए हैं। यकीन नहीं आता कि ईस्टर्न चू किंगडम ने अपना एंशिएंट आर्टिफैक्ट इस लड़के को दिया है जो कि सिर्फ 4th लेवल में है। मगर प्रिंसेस चुनियान वो एंसेस्टर से कहती है कि ये तीनों लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और इन लोगों ने कहा है कि आप गंजे हैं और मरने वाले हैं। इतना कहने के बाद अंदर से फिर उस ओल्ड मास्टर की आवाज आती है। वो उन तीनों के तीनों कल्टीवेटर से कहता है कि कितनी शर्म की बात है, वेस्टर्न रीजन के लोग बस बच्चों से लड़ने के लिए आए हैं। जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो वेस्टर्न रीजन का कितना मजाक उड़ाया जाएगा ये तो तुम लोग सोच सकते हो। ये सुनते ही वो तीनों ही कल्टीवेटर उस ओल्ड मास्टर की तरफ चले जाते हैं और योंगफै कहता है कि ये 6th लेवल के मास्टर्स की फाइट है, इसीलिए हमें इस लड़ाई को सिर्फ दूर से देखना है। ये कहने के बाद वो लोग भी उन लोगों के पीछे पीछे चले जाते हैं। वो ओल्ड मास्टर वहां पर उन लोगों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो लोग वहां पर आते हैं तो वो तीनों ही उसके सामने आकर रुक जाते हैं और उस ओल्ड मास्टर को देखकर कहते हैं कि बस सिर्फ एक 6th लेवल का ओल्ड मास्टर यहाँ पर मौजूद है जिसके बस कुछ गिने चुने ही दिन बचे हैं। डोंगचू किंगडम उस आर्टिफैक्ट को हम लोगों से ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। वो ओल्ड मास्टर जैसे ही खड़ा होता है तो हमें दिखाया जाता है वहां पर एक और ओल्ड मास्टर की एंट्री होती है और वो वहां पर आते ही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि डोंगचू किंगडम में ऐसा कोई मेला लगा हुआ होगा। वो ओल्ड मास्टर डोंगचू किंगडम के ओल्ड मास्टर को कहता है कि तो तुम अभी भी जिंदा हो। तो डोंगचू किंगडम का मास्टर कहता है ली मास्टर तो तुम भी जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी लंबी जिंदगी के बाद भी अभी तक मौजूद हो। मगर वहां पर फिर एक तीसरे मास्टर की एंट्री होती है और वो आते साथ ही उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों ओल्ड मास्टर्स अपनी लड़ाई कुछ देर के लिए रोक लो, हमेशा मिलते ही लड़ना जरूरी नहीं है। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये 3 लोग हैं, इसीलिए पहले जरा इनसे निमट लेते हैं, आपस की लड़ाई को बाद में देख लेंगे। योंगफै देखता है कि दोनों तरफ से 6th लेवल के वॉरियर्स हैं और वो एक दूसरे को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे सकते हैं। यहाँ पर वो चू किंगडम के मास्टर्स कहते हैं कि अगर हम लोगों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है तो ये तो उन तीनों ही वेस्टर्न रीजन के मास्टर्स की फेवर में जाएगी। वो लोग बहुत ही आसानी से हमारे ट्रेजर लेकर अपने वेस्टर्न साइड्स की तरफ चले जाएंगे और ईस्टर्न चू किंगडम के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी और फिर पूरी दुनिया हंसेगी और हमारा मजाक उड़ाएगी कि हम लोग अपने ट्रेजर्स को डिफेंड नहीं कर पाए। इतना कहते ही ओल्ड मास्टर अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है तो दूसरी तरफ से ओल्ड मास्टर जोन भी अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा कर वहीं डिस्ट्रॉय होते हैं और फिर मास्टर जोन का वो असिस्टेंट अपनी पावर को यूज करने के लिए अपने उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है जिसके साथ वो एक बहुत ही बड़ी डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसके साथ ही वो उन सब लोगों से कहता है कि इससे पहले कि एक गॉड खुद से अपीयर हो तुम लोग उसके आगे झुक जाओ। ये कहने के साथ ही वो फौरन ऊपर आसमान की तरफ एक एनर्जी रिलीज करता है तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस आ जाती हैं जो कि नीचे चू किंगडम के ऊपर आके गोलों की बारिश कर देती हैं। मगर नीचे मौजूद ली मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी गॉड्स की पावर को हमारे गॉड पावर के साथ कंपेयर कर रहे हो। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बीस्ट हो और तुम्हारे पास सिर्फ पावर है मगर तुम लोगों ने कभी भी हेवन एंड अर्थ को समझा ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम लोग अपनी वेस्टर्न पावर्स हमारे आगे शो करोगे तो हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। ये कहने के बाद वो बंदा भी अपना एक डिवाइन प्लेटफॉर्म बाहर निकालता है और उसे मल्टीपल रिंग्स में डिवाइड कर देता है। डिवाइन आर्टिफैक्ट फौरन से वहां पे मौजूद एक ऐसा बैरियर बनाता है कि जो सारे के सारे आग के गोलों को वहीं पर ही रोक लेता है और मास्टर ली फौरन से उस आर्टिफैक्ट के अंदर जाता है तो वो उसके दूसरी तरफ बाहर आकर एक डिस्क अपने साथ ले जाता है जो कि वेस्टर्न वॉरियर के बिल्कुल पीछे अपीयर होती है। ये देखकर वो वेस्टर्न वॉरियर डर जाता है मगर मास्टर ली वो अपनी उस डिवाइन डिस्क के साथ एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो डिस्क जब पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज हो जाती है तो मास्टर ली उस डिवाइन डिस्क के साथ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज कर देता है। ये देखते ही वो वेस्टर्न वॉरियर फौरन अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को सामने ले आता है और उसका वो डिवाइन स्पीयर फौरन एक डिवाइन शील्ड क्रिएट कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उस डिस्क की एनर्जी बीम को भी आसानी से रोक लेती है। और तीसरा मास्टर जो कि मास्टर गुआन है वो कहता है कि तुम लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे, लगता है कि शायद मुझे भी अपनी पावर शो करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग ऐसे मेहमानों का इस्तकबाल कैसे करते हैं जो कि हमसे हमारा ट्रेजर छीनने के लिए आते हैं। ये कहते हुए वो मास्टर फौरन से अपना एक नाइफ व्हील क्रिएट करता है जो कि बहुत ही तेजी से स्पिन भी होता है और उसके साथ अलग अलग नाइफ होते हैं। वो जैसे ही उस नाइफ व्हील को उस लड़की की तरफ रिलीज करता है तो वो लड़की उसे रोकने के लिए फिर से अपनी वो डिवाइन बुक ओपन करती है और कहती है कि तुम ओल्ड मास्टर्स तुम लोगों को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था मगर तुम लोग बड़े ही ढीठ हो, लगता है कि
मुझे ही तुम्हें दोबारा से तुम्हारी कब्र में सुलाना होगा। ये कहते ही वो फौरन से उस डिवाइन बुक में से एक फ्लेमिंग टोर्नेडो को समन करती है, तो वो टोर्नेडो उसमें से निकल कर रियलिटी में आ जाता है और वो इतनी स्पीड से घूम रहा होता है कि ये देखकर वो लड़की कहती है कि ओल्ड मास्टर्स, तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। मगर यहाँ पर वो ओल्ड मास्टर गोआन अपने उस नाइफ व्हील में से जितने भी नाइफ होते हैं उन सबको अलग अलग रिलीज कर देता है, तो वो सारे के सारे नाइफ सीधा उस टोर्नेडो के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें वहां पर कुछ अटैक्स होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि उस व्हील को बहुत ही आसानी से मौका मिल जाता है और वो उस टोर्नेडो से निकलकर सीधा उस लड़की की तरफ जाता है और उसे जाकर जोर से हिट करता है। और इतने में मास्टर जॉन वो बीच में आता है और वो कहता है कि तुम तीन ओल्ड मैन सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर रिलाय करके उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को हमसे नहीं बचा सकते। हम लोग डिवाइन डोमेन वार गॉड से बिलोंग करते हैं। ये कहते हैं वो दोबारा से अपनी बॉडी से एक ऐसी एनर्जी रिलीज करता है कि जो सीधा आसमान तक जा पहुंचती है और उसकी पावर भी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही वो उस एनर्जी को सीधा उस ओल्ड मास्टर की तरफ रिलीज करता है, तो यहाँ पर वो ओल्ड मास्टर दोबारा से उसी ड्रैगन सील का इस्तेमाल करता है, जिसके साथ वो एक अजूरो ड्रैगन को समन कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अजूरो ड्रैगन जैसे ही बाहर आता है तो वो सीधा जाकर उस डिवाइन एनर्जी को हिट करता है और उसे वहीं पर ही रोके रखता है। जैसे ही वो दोनों एनर्जी अटैक डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो दोनों ही मास्टर्स वहां से पीछे की तरफ चले जाते हैं और उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी इंजरीज होती है। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन टेंपल के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वहां पर कुछ फॉर्मेशंस अपीयर होती है और योंगफै कहता है कि तो फाइनली वो दोबारा से अपीयर हो रहे हैं। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस शाओलिन टेंपल के नीचे से इतनी पावरफुल एनर्जी आती है कि वो पूरे के पूरे टेंपल को ही उखाड़ कर रख देती है और सीधा आसमान तक जा लगती है। और सब लोग समझ जाते हैं कि डिवाइन आर्टिफैक्ट वो अब इस दुनिया में आ चुका है। वो लोग बस इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो आर्टिफैक्ट उन लोगों के सामने अपीयर होगा वो लोग फौरन से उस पर टूट पड़ेंगे। मगर अभी तक वो डिवाइन आर्टिफैक्ट उन लोगों के सामने अपीयर नहीं हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जो टेंपल था उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा होल बन चुका होता है और उसके नीचे मौजूद अंडरग्राउंड जगह भी अब सब लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी होती है और उसके नीचे से एक ऐसी एनर्जी बाहर आती है कि जो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को बाहर ले आती है। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट वहां पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन के साथ सब लोगों के सामने आ जाता है, जिसके बाद योंगफाई देखता है कि ये वही एनर्जी हैंड है जिसे उसने पहले देखा था। और उसके बाद वहां पर और भी बहुत सारे क्लान के लोग आना शुरू हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हैं। वो ट्रेजर वहां पे मौजूद हर एक शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और हर शख्स उसे हासिल करना चाहता था। और मास्टर जॉन अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें उस ट्रेजर को हासिल करना है। वो लोग फौरन से उस अंडरग्राउंड जगह की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऊपर मौजूद जो ट्रेजर था वो एक होलोग्राफिक इमेज थी। असली ट्रेजर वो अभी भी नीचे जगह पर मौजूद है। देखते ही वो तीनों के तीनों मास्टर्स एक साथ ही कहते हैं कि हमें इन्हें यहाँ आगे जाने से रोकना होगा वरना ये लोग उस ट्रेजर तक पहुंच जाएंगे। ये कहने के साथ तीनों के तीनों एक साथ ही मिलकर अपने पावरफुल अटैक्स करते हैं और दूसरी तरफ से वो तीनों वेस्टर्न वॉरियर्स देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर्स उन पर हमला कर रहे हैं और मास्टर जॉन फौरन से अपने चारों तरफ एक डोमेन बनाकर अपने आप को और अपने साथियों को प्रोटेक्ट करता है। तो वो तीनों मास्टर्स अपनी डिवाइन डिस्क को उन लोगों के चारों तरफ लाकर उन्हें लॉक कर देते हैं। और वो रेड हेयर वाली लड़की कहती है कि ये तीनों ही ओरिएंटल मास्टर्स हैं। इनके पास इतने प्रोफाउंड स्किल्स हैं, सोचा भी नहीं था कि चू किंगडम इतना इवॉल्व हो चुका होगा। मगर वहां पे मौजूद दूसरा वॉरियर कहता है कि ये लोग अभी भी 6th लेवल के पीक पर नहीं है, इसका मतलब है कि हम लोग इनसे आसानी से डील कर सकते हैं। और मास्टर जॉन कहता है कि आज से हजारों साल पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्ट की आपस में लड़ाई हुई थी और उस वक्त ईस्टर्न गॉड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, मगर हजारों साल अब गुजर चुके हैं और ये लोग अब काफी वीक हैं। इतने में वो ओल्ड मास्टर फील करता है कि उसका वो ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी पावर है जो कि उसे मास्टर के कंट्रोल से निकाल कर बाहर ले जा रही है। और हमें दिखाया जाता है कि वो डिवाइन ड्रैगन फौरन से उन तीनों के तीनों मास्टर्स के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद मास्टर जॉन कहता है कि कुंडलुन ड्रैगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कुंडलुन के अंदर सील थे, तुम्हें ह्यूमन
वर्ल्ड में आने की इजाजत नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि तुमने किस चीज की कसम खाई थी? मगर वो ड्रैगन उन लोगों से कहता है कि इसका मतलब तो फिर ये भी है कि तुम तीनों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मगर उसके बावजूद भी तुम लोग आजादी के साथ यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हो। मैंने तो अभी तुम्हारी रियल आइडेंटिटीज के बारे में भी किसी को नहीं बताया है। क्या मैं तुम लोगों की रियल आइडेंटिटी सब लोगों को बता दूं? अगर तुम लोग यहाँ पर इसी वक्त यहाँ से चले जाते हो तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम लोग यहाँ पर आए थे। योंग फै भी फील करता है कि उस ड्रैगन के साथ वहाँ पर कोई पावरफुल वॉरियर अपीयर हुआ है जो कि उन लोगों से भी ज्यादा ताकतवर है। जरूर ये कोई लेजेंडरी ड्रीमन है। पता नहीं यहाँ पर किस किस्म की बैटल होने वाली है। इतना कहने के बाद मास्टर जॉन वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही जोरदार धमाका कर देता है, जिसके साथ वो उन डिस्क को अपने आप से दूर हटाता है और वो ड्रैगन भी वहां से पीछे चला जाता है, जिसके साथ ही वो लोग वहां से तेजी से भागते हुए नीचे उस एंशिएंट गुफा की तरफ चले जाते हैं। और वो तीनों ही ओल्ड मास्टर्स कहते हैं कि हम लोग ज्यादा देर इंतजार करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कहने के साथ वो दो मास्टर्स तो फौरन से नीचे चले जाते हैं और योंग फै वहां से उल्टे कदम पीछे जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि आगे जाना मौत को दावत देना है, इसीलिए उसे वहां से भागना ही बेहतर लग रहा था। मगर वो ओल्ड मास्टर फौरन उसके पीछे आता है और कहता है कि योंग फै मेरे साथ नीचे चलो। मगर योंग फै वहां पर नहीं होता, वो भाग रहा था। ये देखते ही वो मास्टर दोबारा से उसके करीब आ जाता है और कहता है कि मैं अपनी पावर्स वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें 4th लेवल के पीक पर ला सकूं और इस तरह तुम 1 घंटे तक इस पावर को यूज कर सकते हो। उस एनर्जी की वजह से योंग फै की बॉडी के अंदर एक नई पावर सी आ जाती है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वो मास्टर फिर योंग फै को बताता है कि उस एंशिएंट केव के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उन्हें तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जूशियन ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और सिर्फ तुम अकेले ही ऐसे वॉरियर हो जिसके पास डिवाइन ब्लड मौजूद है और तुम उस लेजेंडरी कमान को भी यूज कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे अलावा और कोई ऐसा नहीं कि जो हमारी मदद कर सके। ये कहने के बाद वो ओल्ड मास्टर चुप हो जाता है और दूसरी तरफ योंग फै वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इन लोगों की मदद करूं या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नीचे जाना चाहिए या फिर नहीं। ये कहने के बाद वो फौरन से उस जगह से नीचे कूदकर सीधा अंडरग्राउंड केव की तरफ चला जाता है और पीछे वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि तो फाइनली इसने मेरी बात मान ली। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।